Good morning, students. Welcome back to the class. As you all know that yesterday we had started our first chapter of history where we discuss about the dates and their importance in the history. Why the historians use the dates or they write about the history along with the dates. So here today we are going to continue the same chapter number first, how, when, and where. Yesterday we had discussed that history cannot be said about a particular point of time. मतलब कोई भी इवेंट जो हिस्ट्री में हुआ है या बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हैं जो हिस्ट्री में हुए हैं जिनका एग्जैक्ट और फिक्स डेट बता पाना इट्स नॉट पॉसिबल. So, if we want to understand the history, we can classify it in time period, because history, all the events that happened in history, we can keep it in a category in a span of time. एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं. जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि लोगों ने टी और कॉफ़ी पीना कब स्टार्ट किया, कब उसका टेस्ट उनमें डेवलप हुआ, है ना. तो ये किसी एक पर्टिकुलर डेट या पर नहीं पॉसिबल. इसीलिए हिस्ट्री इट्स ऑल अबाउट अ स्पैन ऑफ टाइम, अ पीरियड ऑफ टाइम. जो भी चेंजेस हम हिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं, वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट. सो ऑल द चेंजेस दैट केम इन टू एग्जिस्टेंस कैन बी डिस्कस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. तो अब बात आती है कि हिस्ट्री को हम कैसे पीरियडाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो वही हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. हाउ डू वी पीरियडाइज. इन 1817 जेम्स मिल, हु वॉज जेम्स मिल, ही वॉज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और अ फिलोसोफर. जनरली जो फिलोसफी करते हैं और एक अलग लैंग्वेज में अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी बुक्स में क्या करते हैं, लिखते हैं. तो ऐसे ही जेम्स मिल हैं. जेम्स मिल बिलोंग्स टू Scotland. That's why he is a Scottish economist and philosopher. Published a massive 3-volume work, A History of British India. उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और बुक का नाम क्या है, A History of British India, where he divides the history of India into 3 parts. उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या क्लासीफाई वी कैन से हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश. तो इंडिया की हिस्ट्री को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया. किस किस टाइम पीरियड में, एक हिंदूज़ का टाइम पीरियड, एक मुस्लिम्स का टाइम पीरियड एंड अ ब्रिटिश टाइम पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर रूल. कब हिंदूज़ ने इंडिया में रूल किया, व्हेन मुस्लिम केम इनटू इंडियन टेरिटरी एंड दे एस्टेब्लिश्ड देयर empire, where and after Muslims or after Arabic rulers, the Britishers came to India in 16th century or in 17th century, and they took control from the Muslims ruler. So this periodization came to be widely accepted. इस पीरियडाइजेशन को काफ़ी हद तक लोगों ने क्या किया, एक्सेप्ट भी किया. मतलब उन्होंने जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री को क्लासिफाई किया था उसके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को एक्सेप्ट किया कि हाँ, यस, हिस्ट्री कुछ ऐसा ही रहा होगा. इसी तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे कि अब मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया में फर्स्टली जब तक मुस्लिम्स नहीं आए थे या जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, हिंदू रूलर्स वर हियर हु वर रूलिंग इन इंडिया domestically, whereas after Hindus, some Arabic rulers or the Muslim rulers who came to India and took control from the Hindu rulers. Later on Muslims भी धीरे धीरे, after Aurangzeb was the last ruler of the Muslim empire or the Mughal empire, where from the Britishers took the control over India, है ना. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो भी पीरियडाइज किया जेम्स मिल ने हिस्ट्री को, उसे बहुत से लोगों ने एक्सेप्ट किया. Now the question arises, why do we try and divide history into different period? अब आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हमें हिस्ट्री को डिवाइड करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? We do so an attempt to capture the characteristics of a time, ताकि हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में इवेंट जो हैपन हुए उन सबको हम क्या कर सकें, स्टडी कर पाएँ.
what was the central feature of a particular period. अगर मैं बोलूँ मुस्लिम टाइम पीरियड की क्या स्पेशलिटी थी, what were the characteristic of that period. और if I ask about the Mughal empire or the Muslim empire, what was the speciality of the मराठा रूलर्स, है ना. तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री को क्लासीफाई कर देंगे या पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी ईजी टू अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक feature of a specific time period. So why do we divide? Just to understand the characteristic of a particular time period. So the terms through which we periodize, that is demarcate the differences between periods, become important. वो हमें क्या बताते हैं कि इन टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस आए उन्हें हम क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर देते हैं. अभी जैसे मैं एक बात करूँ, एक बहुत डिटेल थ्योरी है, आप उसमें से उनको सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं हम लोग, है ना. क्यों करते हैं? ताकि हम कुछ इम्पॉर्टेंट मिस ना कर दें. क्लियर? सो दिस इज वाई इम्पॉर्टेंट टू डिवाइड द हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स. They reflect our ideas about the past. They show how we see the significances of the change from one period to the next. ताकि हम एक से दूसरे पीरियड में कैसे गए, क्या कुछ चेंजेस आए, उनके बारे में easily understand कर पाएँ. Yes. So Mill thought that all Asian society were at a lower level of civilization than Europe. जेम्स मिल, उनका क्या सोचना था कि एशियन सोसाइटीज़, जितनी भी जो भी एशियन सोसाइटी के लोग थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में सिविलाइज्ड या कल्चर्ड पीपल नहीं थे. अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डेस्पोट्स रूल्ड द कंट्री. जेम्स मिल ने क्या कहा, जब तक ब्रिटिशर इंडिया नहीं आए थे उससे पहले इंडिया में किसने रूल किया? मुगल्स ने, मुस्लिम्स ने एंड हिंदूज़ ने. रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टेबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड. अच्छा, अब जेम्स मिल का क्या मानना था कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक इंडिया के लोगों में आप बोल सकते हैं मैनर्स नहीं थे या कल्चर्ड पीपल, वी वर नॉट सिविलाइज पीपल. हमें रहने का, वी डोंट हैव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब रहने का ढंग नहीं था. वी डोंट नो हाउ टू कन्वर्शिएट, कुछ भी इंडिया के लोगों को नहीं आता था, ऐसा मानना था जेम्स मिल का. उनका कहना था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आकर के इंडिया के लोगों को सिविलाइज्ड किया, रहना सिखाया, बात करने के, या हाउ टू वेयर क्लोथ्स, विच काइंड ऑफ फूड शुड बी ईट, ये सारी चीज़ें किसने सिखाई हमें? ब्रिटिश कम्युनिटी ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, व्हेन दे केम टू इंडिया. उससे पहले मुस्लिम और हिंदू रूलर जब तक इंडिया में रूल कर रहे थे, द इंडियंस वर डिड नॉट नो हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव और मेंटेन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. उस टाइम पर सोसाइटी में बहुत सारी कास्टिज्म, कास्ट टेबूज, सुपरस्टिशियस मतलब अंधविश्वास लोगों में थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस, धर्म को लेकर के बहुत सारे झगड़े होते थे. ठीक है, तो ये मानना था किसका? जेम्स मिल का. ऐसा उन्होंने अपनी बुक में लिखा है. इन विच बुक? अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. उस बुक में उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया है. Now we are moving to the next page. So what he said ahead, British rule, Mill felt, could civilize India to do that it was necessary to introduce European manners, art, institution and laws in India. उनका मानना था कि इंडिया के लोग कल्चर्ड नहीं है, सिविलाइज नहीं है, इन्हें ये चीज़ें सिखाए जाने की ज़रूरत है. In fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. And one more thing, what they want to do, James Mill want that British government should conquer all the territory of Indian state. Why they want so? Because what he found that British government is able to teach the Indian people the manners, द सिविलाइजेशन दे कैन डेवलप हियर इन इंडिया. तो इसीलिए वो क्या चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से इंडियन एम्पायर को कंट्रोल करे. इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन. और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया
पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया और इंडिया को सिविलाइज बनाया। ऐसा किसका मानना है? जेम्स मिल का, जैसा कि उन्होंने अपनी बुक में लिखा। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस, कैन सच अ कंसेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? जेम्स मिल का मानना था कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तब तक इंडिया पूरी तरीके से एक डार्कनेस में था। डार्कनेस मतलब द पीपल ऑफ इंडिया वर लिविंग इन डार्कनेस, दे डोंट नो हाउ टू शाइन। और शाइन का मतलब यहाँ पर मीनिंग क्या है कि उनमें ग्रोथ या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस जैसी कोई चीज़ नहीं देखी जा सकती थी। इट कुड नॉट बी इमेजिन इवन। सो क्या हम इस कंसेप्शन को सही मान सकते हैं? इज इट? क्या ऐसा था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया में डेवलपमेंट हुआ? इट वॉज ओनली अ थ्योरी ऑफ जेम्स मिल, वॉट ही एक्सप्रेस्ड और वॉट ही रोट इन हिज बुक। फाइन, इट इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ इंडिविजुअल। हम हर किसी की थॉट ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हिस्ट्री पूरी तरीके से ये नहीं कहता कि इंडिया का प्रोग्रेस या डेवलपमेंट ओनली बिकॉज ऑफ इट हैपन बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। नो, नॉट only depends on Britishers. So in any case, can we refer to any period of history as Hindu or Muslim? Did not a variety of faith exist simultaneously in these period? Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? To do so is to suggest that the lives and practices of other do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. तो अगर किसी भी केस में क्या हम ये रेफ़र कर सकते हैं हिस्ट्री सिर्फ एक टाइम पीरियड है जो बिलोंग कर रहा है हिंदूज़ को या मुस्लिम्स को, और उनके टाइम पीरियड में ऐसा कोई फेथ डेवलप नहीं हुआ या इस तरीके का कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक नहीं रहा होगा? क्या ये सारी चीज़ें सिर्फ ब्रिटिश टाइम पीरियड तक लिमिटेड हैं कि इंडिया डेवलप हुआ, इंडिया में प्रोग्रेस देखा गया, न्यू आर्ट एंड कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड स्टेब्लिश एंड डेवलप? नो, इट कुड नॉट बी सेड, बिकॉज ड्यूरिंग द हिंदू empire, during the Muslim empire, several things happened in history. So we cannot consider only a single time period of the British or the modern time period as the growth of a nation. Fine. मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ये तो एक ब्रिटिश क्लासिफिकेशन था जो कि किसने किया था? जेम्स मिल ने किया था। इसके अलावा अदर हिस्टोरियंस मतलब जिन्होंने भी अपनी बुक में इंडिया की हिस्ट्री को डिस्क्राइब एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इंडिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? सो हिस्टोरियंस हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न टाइम पीरियड। सो अगेन इंडिया की हम हिस्ट्री की अगर बात करें तो इंडियन या अदर हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को इन 3 टाइम पीरियड में क्या किया है? डिवाइड किया है। कौन कौन से 3 टाइम पीरियड हैं ये? फर्स्ट इज एंशिएंट टाइम पीरियड, सेकेंड वन इज मिडाइवल एंड मॉडर्न टाइम पीरियड। जैसा कि जेम्स मिल ने इसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश टाइम पीरियड में किया था, वैसे ही अदर हिस्टोरियंस ने इसको इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all forces of modernity: science, reason, democracy, liberty and equality. अगर हम बात करें इस टाइम पीरियड या इस तरीके के क्लासिफिकेशन की ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दैट इज़ ऑल्सो केम फ्रॉम द वेस्ट। वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने इंडिया की हिस्ट्री को इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन तीनों में से जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड है, मॉडर्न टाइम पीरियड अगेन जो जेम्स मिल ने ब्रिटिश टाइम पीरियड कहा था, उसी को अदर हिस्टोरियंस ने मॉडर्न टाइम पीरियड कहा है, जिसमें बहुत सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखे गए, साइंस से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसी फीलिंग्स या टर्म्स जो हैं वो अराइज हुए। एंड मिडाइवल वॉज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट। जबकि जो आपका मिडाइवल टाइम पीरियड था उसमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इंडिपेंडेंस, ये इक्वालिटी,
ये सारे टर्म्स, ये सारी थॉट्स जो हैं वो तब तक डेवलप नहीं हुई थी. कैन वी uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under the British rule, people did not have equality, freedom or liberty. अब हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमें इक्वालिटी, डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ें मिली इंडियन हिस्ट्री में? नहीं, बिकॉज वी फेस्ड स्लेवरी about 200 years under the British control, under the British rule. So how could we say that we got independence, equality or liberty? We were not able to accept all this term that is classified by the Western historians, right? We cannot accept this classification as well. हाँ, क्लासीफाई आप हिस्ट्री के टाइम पीरियड को कर सकते हैं इन टाइम पीरियड में, एंशिएंट, मेडाइवल एंड मॉडर्न, बट वी कुड नॉट एक्सेप्ट दैट कि ब्रिटिश टाइम पीरियड या मॉडर्न टाइम पीरियड में हमें इक्वालिटी और ये सारे फीचर्स अवेलेबल थे हमारी इंडियन हिस्ट्री में, राइट? क्योंकि हम बहुत डिटेल में आगे और चैप्टर्स हैं जिसमें कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ जाके हमें पता चलेगा ऑल दीज थिंग्स आर नॉट रियलिस्टिक. सो जैसा कि मैंने अभी कहा, कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल टाइम पीरियड का मतलब क्या है? कॉलोनियल कौन होते हैं? द कंट्रीज ऑन विच द आउटसाइडर और द इन्वेडर्स टू कंट्रोल. ऐसी कंट्रीज जिन पर किसी बाहरी कंट्री या बाहरी देश के गवर्नमेंट अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लेती है और वहाँ की जो लोकल अथॉरिटी है उनका राइट उनसे छीन लिया जाता है. दीज नेशंस आर नोन एज द कॉलोनियल नेशंस. आउट ऑफ दीज nation, India was one when the Britisher took control over the India from the local rulers, right? So what is colonial? In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local nawab and rajas. तो देखो अभी यहाँ पर आगे आगे हम पूरी बुक में पूरा जो हमारी हिस्ट्री का सिलेबस है उसमें ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे जहाँ हमें ये पता चलेगा कि हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया, वाई दे केम टू इंडिया एंड हाउ स्लोली दे टुक कंट्रोल फ्रॉम द नवाब्स एंड राजाज. नवाब्स एंड राजाज, द लोकल रूलर्स ऑफ द इंडिया इन द डोमेस्टिक territories and the state of India. So you will see how they establish control over the economy and society. क्या करते थे वो लोग? How they exploit the Indian or people or the local rulers. They collected revenue, they imposes several kind of taxes, they increases the prices of Indian commodities or Indian goods and sold the foreign goods that made in the British industry at cheap prices, at low prices, produce crop according to the need of export. अपने अकॉर्डिंग ये सारे जो कंट्रोल हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिए कि फार्मर्स को क्या प्रोड्यूस करना है, कस्टमर्स को हम क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं. एवरीथिंग वाज टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सो यू विल ऑल्सो टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल brought about in values and taste, customs and practices. इसके साथ साथ हमें क्या पता चलेगा कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान हमारी सोसाइटी में कौन कौन से चेंजेस आए, किस तरीके के टेस्ट एंड हैबिट्स जो हैं कस्टमर्स में डेवलप हुए, व्हाट कस्टम्स एंड लॉज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया when the subjugation of one country by the other leads to these kinds of political, economic, social and cultural changes. We refer to the process as colonization. तो ये जो हम देख रहे हैं कि एक कंट्री ने दूसरी कंट्री पे क्या किया? कंट्रोल. सो वन कंट्री बाय द अनदर लीड टू दिस काइंड ऑफ. जब ऐसा होता है कि एक आउटसाइड कंट्री किसी दूसरी कंट्री पे कंट्रोल स्टैब्लिश करती है तो उसमें बहुत सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आते हैं. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज colonization. So you will however find that all the classes and groups did not experience these changes in the same way. तो वी कैन अंडरस्टैंड, जैसा कि हमने कहा कि हिस्ट्री को हमने क्लासीफाई किया 3 पीरियड्स में, उनमें से मॉडर्न टाइम पीरियड कैन बी सेड द मोर
वाइब्रेंट टू एक्सपीरियंस. वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो हैं एक साथ उस टाइम पीरियड में आए, लोगों ने एक्सपीरियंस किए, एक्सेप्ट किए, अडॉप्ट किए, ऐसे बहुत सारे चेंजेस आए. तो बाकी दोनों टाइम पीरियड के मुकाबले जो ज़्यादा चेंजेस देखे गए हैं वो किस टाइम पीरियड में देखे गए? इस मॉडर्न टाइम पीरियड में, ड्यूरिंग द ब्रिटिश कंट्रोल और द colonial period, right? Yes. So now we are moving ahead with how do we know? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? अब जैसा कि हमें पता चल गया कि हिस्ट्री को हमने अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर लिया, और वी डिड पीरियडाइजेशन ऑफ द हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड इट ईजीली. But now we are going to discuss, every period had its characteristics that should be that can be understood with the help of several books written by the historians. So now we are going to discuss how they make it possible, how they collect the informations, how they converted these information in convenient modes through which people got information about the past. तो हिस्टोरियंस के लिए कैसे पॉसिबल हुआ कि 250 ईयर की इंडियन हिस्ट्री को किन किन सोर्सेज से उन्होंने कलेक्ट किया, और कैसे उन्होंने ये रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें पास्ट के बारे में पता चल सके. सो हाउ डू वी नो? हम आज जानते हैं, आज हम लोग आफ्टर so many years of independence, we are able to know what happened during that British time period. हमें पता है कि 1857 में एक revolt हुआ, इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट हुए, इंडिपेंडेंस को लेकर के several people gave their sacrifice of their lives and several other things that we know about the Indian history. But how it could possible? कैसे हो सका ये पॉसिबल? क्योंकि वी हैड रेड सेवरल बुक्स ऑन हिस्ट्री, सेवरल मॉन्यूमेंट्स आर देयर, वी विजिट दैम, several other things, not only books, not only these monuments, several other things जिनके बेसिस पे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है. तो बेसिकली ये जो रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए गए उस टाइम पीरियड पर हिस्टोरियंस के थ्रू, these records gave us the informations about the past. ठीक है, ऐसे जो सोर्सेज हैं ये या तो ऑफिशियल सोर्सेज होते हैं या अनऑफिशियल सोर्सेज होते हैं. ऑफिशियल सोर्सेज आर दोज दैट आर प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द थिंग्स. ठीक है, उन्हें कहते हैं हम ऑफिशियल सोर्सेज. अनऑफिशियल सोर्सेज, एनीबडी हु आर इंटरेस्टेड टू डू अ सर्वे, हु वांट टू डू रिसर्च, दैट दे कैन मेक दीज काइंड ऑफ सोर्सेज. अगर मुझे ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, आई वॉन्ट टू राइट द लाइफ एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव डन, तो मैं उसको एक बुक में लिखूंगी. बट दैट इज़ नॉट अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड, दैट इज़ नॉट एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, दैट इज़ माई एक्सपीरियंस ओनली, और इट्स ओनली relate to me or my life. So that will not be an official source, it can be said an unofficial source, right? So we are going to discuss about this ahead. Administration produces records. One important source is the official record of British administration. तो पहली जो चीज़ जिससे कि हमें अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में नॉलेज गेन होती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है, दैट इज़ ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए. जैसा कि मैंने आपको बोला, ऑफिशियल रिकॉर्ड कौन प्रिपेयर करता था? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या गवर्नमेंट या द अथॉरिटी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज रूलिंग इन इंडिया at that time period, so the official records collected or made by the British administration. So the British believed that the act of writing was important. Every instruction, plan, policy, decisions, agreement, investigation had to be clearly written up. ब्रिटिश गवर्नमेंट का मानना था कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं या कोई पॉलिसी बनाते हैं, बीइंग अ गवर्नमेंट, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि इतनी सारी हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, कल को कोई पॉलिसी के बारे में अगर हम भूल गए तो फिर उसका बैकअप कहाँ से लेके आएंगे. तो एवरीथिंग दैट वी प्लान उसको हमें एक रिटन फॉर्मेट में तैयार करना चाहिए.
तो ये उनका आइडियोलॉजी था वर्क करने का. सो वंस दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेट. उनका मानना था कि एक बार अगर चीज़ें लिख दी जाती हैं तो बाद में उनको पढ़ा भी जा सकता है और डिबेट कैन बी डन ऑन दैट. So this conviction produced an administrative culture of memos, noting and reports. और यही वजह थी कि एक कल्चर जो है वो डेवलप हुआ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से. कौन सा कल्चर? आपने देखा होगा मैमोज. जैसा कि मैमोज क्या होते हैं? जनरली काइंड ऑफ अ बिल जो कि हम किसी भी तरीके का परचेजिंग और सेलिंग पर करते हैं. आपने देखा होगा आप केमिस्ट के पास में जाते हैं to purchase the medicines, he write a bill and give it to you. That is called cash memos, है ना. तो इस तरीके के जो मेमोज हैं, नोटिसेस हैं, रिपोर्ट्स बनाने का ये जो कल्चर या जो ट्रेंड स्टार्ट किया गया, दैट वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हेन दे रूल्ड इन इंडिया. So the British also felt that all important documents and letter needed to be carefully preserved. साथ ही साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये मानना था कि अपने पास जो हमारे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन्हें हमें प्रिजर्व करके केयरफुली प्रिजर्व करना चाहिए. केयरफुली प्रिजर्व करने का मतलब क्या है? ताकि हम उसको एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ कर सकें, संभाल के रख सकें. सो दिस सेटअप रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन. और यही करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज होते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, कोर्ट्स होते थे या ऑफिसेज होते थे, उनके साथ में दे स्टार्टेड टू मेक और कंस्ट्रक्ट रिकॉर्ड रूम. ऑफिस के साथ में अटैच करके बनाए जाते थे जहाँ पर ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिशियल रिकॉर्ड रखे जाते थे. द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरेट, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम. कोई भी ऑफिस हो, चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, कमिश्नर का ऑफिस हो, सेक्रेटरेट हो या एनी अदर ऑफिस, हर जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कल्चर या ट्रेंड स्टार्ट किया टू मेक रिकॉर्ड रूम्स. जो भी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते थे लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टेब्लिश. आर्काइव्स एंड म्यूजियम जनरली वे द ओल्ड फाउंडेड थिंग्स कैप्ट और प्रिजर्व्ड. जैसे कि मैं बात करूँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं या पुराने वेदास हैं, द एंशियंट टेक्स्ट जिनको हम बोलते हैं, ग्रंथ हैं हमारे, उन्हें पहले किस पर लिखा जाता था? ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, नॉट ऑन द पेपर्स, क्योंकि पेपर तब तक बनते नहीं थे. तो ऐसे में ये जो पुरानी चीज़ें हैं, फिर वो चाहे वेपन्स रहे हों किंग्स के या और उनके यूजेबल थिंग्स. सब ने एल्बर्ट हॉल देखा है अपना, है ना, वहाँ पर सेवरल थिंग्स कैप्ट और प्रिजर्व्ड. सो म्यूज़ियम और आर्काइव्स पर्टिकुलर कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पुरानी चीज़ों को स्टोर करके रखा जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है. सो लेटर एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू द अनदर in early years of 19th century can still be read in the archives. गवर्नमेंट के जो मेमोज या रिकॉर्ड्स होते थे, बिल्स होते थे, उन्हें इन आर्काइव्स में रखा गया है. तो आज भी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर जाकर के हम इनके बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं. तो वाई दे स्टार्टेड द ट्रेंड टू कीप रिकॉर्ड्स? बिकॉज दे feel or they give it importance to keep records, because it will be easy to understand the things later on. Whenever if we forgot about the things or the deals, we can easily study them later and we can debate on them also. Moving ahead with the topic. In the early years of 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by the calligraphists. अब देखिए पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे या बहुत पुराने लिखे गए जो एंशियंट टेक्स्ट्स थे या मेमोज थे, इनको प्रिजर्व कर पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जनरली जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी वो बहुत जल्दी फट जाते थे, क्योंकि दैट वाज जनरली लीव्स ड्राइड अप और फिर उनको लॉन्ग टाइम तक हम प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे. तो इसीलिए एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ कैलीग्राफी. कैलीग्राफी क्या होता है? स्पेशली वे इन विच राइटर यूज ब्यूटिफुल
लैंग्वेज और ब्यूटीफुल वर्ड, स्पेशल एक कैलीग्राफी जिसको हम बोलते हैं, ब्यूटीफुली रिटन बाय द कैलीग्राफिस्ट. सो दैट इज़ बाय दोज हु स्पेशलाइज इन दैट आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. वो लोग स्क्राइबर्स भी थे. स्क्राइबर कौन होते हैं? जो कि एक टाइम पर किसी भी डॉक्यूमेंट की बहुत सारी कॉपीज़ तैयार किए जाते, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, आपका जो फ़ोटोकॉपी मशीन्स हैं वो तब तक नहीं बने थे, तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू मेक सेवरल कॉपी ऑफ अ सिंगल पेपर और अ डॉक्यूमेंट. तो बहुत टाइम लगता था उस चीज़ में. जनरली हैंड रिटन होते थे. तो जो कैलीग्राफिस्ट होते थे उनका यही काम होता था. वो क्या करते थे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स की बहुत सारी कॉपीज़ प्रिपेयर करने का काम करते थे. So by the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. Later on, in the 19th century, when the photocopy machine came into existence, or the printing machine came into existence, now it become easy to keep or to publish several copies together for a document. तो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट फिर प्रिंट किए जाने लगे जो कि पहले सिर्फ हैंड रिटन होते थे. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट और इनफ फॉर टुडेज क्लास. वी विल कंटिन्यू in our next class.